नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उन्होंने कहा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना 140 करोड़ देशवासियों का है सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी मस्जिद में त्रिशूल और मूर्ति नहीं होते हैं, इसीलिए ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या में उनके दर्शन के लिए बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। पर्यटकों के आने से अयोध्या के व्यवसाय को मिल रहा है लाभ। और नई शिक्षा नीति से बदली है स्कूलों की तस्वीर। खेल खेल में बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। सरकारी स्कूलों में भी बेहतर सुविधा और संसाधन हो रहे हैं उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान केवल उल्लेखनीय और असाधारण है। ये हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं। इससे पहले ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया जा चुका है। सम्मान मिलने के बाद पीएम ने कहा कि ये पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दगड़ू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्री कृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद चंपक पुष्पं समर्पयामि। महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ज्ञानवापी मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी पर मुसलमान समाज की ओर से गलती सुधारने का प्रस्ताव आना चाहिए। समाचार एजेंसी एनआई के एक ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम में योगी ने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. पर हमला बोला और कहा कि चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में अपनी सरकार के कामकाज के साथ ही तमाम अहम मसलों पर खुलकर बात की।
वाराणसी के ज्ञानवापी मसले पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से ये प्रस्ताव आना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई है और हम उस गलती के लिए समाधान चाहते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान उस समय आया है जब ज्ञानवापी का सर्वे कराने को लेकर हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। मामले की सुनवाई हुई है। 3 अगस्त को इस मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाए या नहीं। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा पर योगी ने कहा कि कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, लेकिन तमाम दल इस मसले पर मौन हैं। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। अपनी सरकार के कामकाज पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से चल रही है और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। योगी ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में कोई बाधा डालेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहां पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा। ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यूपी में चुनावी गठबंधन के मसले पर योगी ने कहा कि राज्य में तमाम जोड़ियों का हश्र राज्य की जनता देख चुकी है। मणिपुर के मसले पर योगी ने कहा कि मणिपुर में शांति होनी चाहिए और जल्द ही ये बहाल होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने राज्यों में महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता के मसले पर योगी ने कहा कि इस मसले पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3,46,21,000 रुपए की लागत से बने मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चेंबर तथा सदर तहसील में 4,54,24,000 रुपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता चेंबर का लोकार्पण किया। साथ ही 1,25,30,000 की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कलेक्ट्रेट भवन उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे और एक छत के नीचे सभी फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के साथ अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। आज यहाँ पे इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है।
और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे, एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जहां पर भी कलेक्ट्रेट के हो या फिर जिला कोर्ट के, हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चेंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए। केंद्र और प्रदेश सरकार के अनवरत प्रयास से अयोध्या उत्तरोत्तर विकसित हो रही है, साथ ही आकर्षक ढंग से परिवर्तन भी हो रहा है और श्री राम जन्मभूमि परिसर में दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या के चाहे होटल उद्योग हों, चाहे यातायात के संसाधनों से जुड़े व्यवसाय हों, महिला सौंदर्य से जुड़े कारोबार हों, धार्मिक ध्वजा की बिक्री और फूलमाला के साथ ही पर्यटकों से संबंधित अन्य व्यवसाय हों, सभी फल फूल रहे हैं। होटल उद्योग से जुड़े शरद कपूर का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या का विकास कर रही है और रामलला का मंदिर निर्मित हो रहा है। दुकानदार रोमिल साधवानी कहते हैं कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हमारी दुकानदारी बढ़ी है, जो हमारे आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने में बहुत सहायक हो रहा है। अयोध्या में जो आते हैं श्रद्धालु, उनको हनुमान जी, रामलला, कनक भवन के दर्शन होते हैं और सुविधा तो हो ही गई है। और उनके आने से दुकानदारी बढ़ जाती है। हम सबको जो पहले बैठते रहते हैं अब खाली नहीं बैठते हैं, हर समय दुकानदारी रहती है। आने वाले समय में 24 घंटे दुकानदारी होने वाली है। बाहर के टूरिस्ट स्थल वाले आने वाले, विदेश के भी लोग आने वाले हैं। उससे अयोध्या का टूरिज्म, श्रद्धालुओं का आना जाना हम लोगों के लिए बहुत बढ़ गया है। इतनी अच्छी दुकानदारी चल रही है, मतलब कह सकते हैं कि एक हिसाब से पहले के मुकाबले 2 गुना दुकानदारी हम लोग की हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार का ये बहुत ही अच्छा रुझान, जो हम लोग की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। पहले से हम लोग रोजगार 3-4 लोगों को दे पा रहे हैं। अयोध्या जो मैं पहले देख रही थी वो मेरी नज़र में ये था कि पहले बहुत कंजेस्टेड से रोड थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर वेज में नहीं थे, होटल्स नहीं थे। बट अयोध्या प्रेजेंट टाइम में जो खूबसूरती है उसकी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मेरी ये उम्मीदें हैं कि 2024 में अयोध्या हमारे सामने एक नए रूप में होगी, जो हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया, कभी भी हमने सोचा नहीं था कि अयोध्या इस लेवल पर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो खाका इन्होंने खींचा था अयोध्या के बारे में, अब पूर्ण रूप से धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी कुछ दीपोत्सव तक सारी चीज़ें धरातल पे उतर आएंगी। निश्चित रूप से जब रामलला विराजमान होंगे तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा अयोध्या वासियों के लिए। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में योजना भवन सभागार लखनऊ में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके जरिए प्रदेश भर के उद्यमियों, व्यापारियों और किसानों से अपने उत्पादों का निर्यात करने की अपील की गई। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए प्रमुख निर्यातकों को संबोधित करते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि निर्यात किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है तथा देश एवं प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए सभी निर्यातकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश के विकास के लिए निर्यात बढ़ाएं और नए निर्यातकों को भी निर्यात के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक सोर्सिंग हब के रूप में नई पहचान के साथ राष्ट्रीय पटल पर उभरने वाला है। सुल्तानपुर जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम में एक विशेष समुदाय के द्वारा सहयोग न किए जाने से कार्यक्रम में 100% लक्ष्य की प्राप्ति न होने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। 100% टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि इस बार 7 अगस्त से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता के लिए धर्मगुरुओं एवं समाज सेवियों की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण के प्रति अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अंतर्गत 7 अगस्त से एक टीकाकरण अभियान जनपद में स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें ऐसे कोई बच्चे जो 5 साल से कम हैं या गर्भवती महिलाएं जिनका कोई टीका छूटा हुआ है, उनको चिन्हित करके टीकाकरण कराया जाएगा। हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी और एक सर्वे कराया था, जिसमें हमारे 10 से 12 एरियाज़ हमारे कस्बे के अंदर, शहर के अंदर पाए गए हैं जहां थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां लोग टीका लगाने से मना करते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने धर्मगुरु और कुछ NGOs को चिन्हित किया है, कुछ मोटिवेटर्स चिन्हित किए हैं कि उस क्षेत्र में जाएंगे और उन लोगों को मोटिवेट करने में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसका सहयोग करेंगे। मथुरा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृंदावन कुटीर आश्रय सदन में 3 महिलाओं की उल्टी दस्त के कारण मृत्यु हो गई। वहीं 28 महिलाएं बीमार हैं। इन महिलाओं को वृंदावन के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज के बाद स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल में भर्ती वृद्ध महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। नोडल अधिकारी भूदेव सिंह ने कहा कि दूषित पानी के कारण ये लोग बीमार प्रतीत हो रहे हैं। भोजन और पानी दोनों के सैंपल लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने भी खाना और पानी की जांच कराई है और संबंधित संस्था का संचालन करने वाले पदाधिकारियों के भी बयान लिए हैं। वृंदावन में कृष्णा कुटीर आश्रम है जहाँ वृद्ध माता रहती हैं, लगभग 200 के करीब वहाँ पे है। 3 दिन पहले शिकायत मिली थी कि वहाँ लगातार माता बीमार हो रही है, तो आज हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया, तो वहाँ से उनको सोसैया अस्पताल भर्ती कराया गया। लगभग 20 के करीब माता भर्ती थी, इनमें से कि 2 की डेथ हो गई है। एक और बीमार थी, वो कैंसर से पीड़ित थी, वहाँ डेथ हुई है। और लगभग 20 के करीब माताएं भर्ती हैं, जिनमें से कि 10 के करीब को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और सभी का उपचार चल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रयागराज में भी छात्रों को कौशल युक्त शिक्षा दी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों को लर्निंग बेहतर करने के तरीके सिखाए जाते हैं। पूरे देश भर में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका लेवल 1, 2, 3 की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। लेवल 3 में 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ये देश में पहली बार हो रहा है कि जब प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। इसमें खिलौनों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। एक्टिविटी और कई अन्य विधाओं के साथ ही शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। दीवारों पर भी सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। कहानी और खेल खेल में ही बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए NCF का निर्माण किया गया है NCERT के द्वारा। उस करिकुलम में बच्चों को खेल खेल में किस प्रकार सीखा जा सकता है, टॉय बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहें, इसके अलावा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सभी विधाओं के द्वारा ही इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस कक्षा को भी विशेष रूप से इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस पूरी कक्षा को ही एक लर्निंग एसेट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो हमेशा शिक्षा के बारे में आगे सोचता है और सरकार की जो नीति है कि बच्चों को प्राइमरी से ही आगे पढ़ाना है, ये एक बड़ी अच्छी नीति है और इससे केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो शिक्षा के जो रूल्स हैं बच्चे बड़े छोटेपन में भी सीख जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है और हमारा केंद्रीय विद्यालय फूलपुर इसमें बहुत अग्रणी रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अम्बेडकर नगर जिले में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टांडा तहसील के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास विभाग में कार्यरत महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं शोषण के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई गुर सिखाए। राजस्व विभाग की तरफ से संपत्तियों में महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने एवं उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए जागरूक किया गया। जिले की एक शिक्षण संस्थान की सचिव पुष्पा पाल ने महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं उनके वैवाहिक संबंधों के प्रति जागरूक किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार महिला जागरूकता के क्रम में आज इस जनपद में तीसरी कैंप तहसील टांडा परिसर में लगाई गई है। जब महिला जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर उनकी शिक्षा, उनके उत्तराधिकार संबंधी अधिकार, वैवाहिक दाम्पत्तिक अधिकार, संपत्ति संबंधी ये समस्त विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज यहाँ भी विधिक जागरूकता कैंप आयोजित की गई। हालात को अगर बदलना है तो हमें अपने संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को समझना होगा और उस अधिकार को समझ के हमें समाज की इस मूढ़वादी की बेड़िया को तोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। किसानों की आय कई गुना बढ़ाने में सहायक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किसानों के लिए वरदान है। आकांक्षी जनपद चित्रकूट का किसान अब कृषि कार्य के साथ स्वयं का उद्योग स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ अन्य को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत जिले में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों को उद्योग स्थापित करने के लिए 35% अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अब तक 24 किसानों ने उद्यम स्थापित किए हैं। लोन लिया 9 लाख रुपए का और हमने अपना जो है मशीनरी स्थापित की, पैकिंग के लिए भी वो किया, ब्रांड बनवाया एसी दलिया के नाम से। इस समय हमारा ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो रहा है। कृषि कार्य करते करते हम मतलब एक उद्योग स्थापित करने जाए, फिर उसमें किसान ऑयल मिल नाम से फर्म डाली, जिसमें ऑयल मिल का काम होता है, आटे मिल का काम होता है और दलिया वगैरह मिलेट वगैरह का काम करते हैं। अब दूसरी फर्म भी हो गई सहस्त्रभुज फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें मसाला उद्योग है, चाउमीन, मैगी, पास्ता और ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे और इसमें मतलब भारी मात्रा में होलसेल का काम करते हैं। PMFEME योजना के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत पुराने उद्यमियों एवं किसानों को बैंक के माध्यम से फाइनेंस करवा के लोन दिला करके लाभ प्राप्त करवाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ से 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक प्राप्त होती है, जिसके तहत हमने उद्यमियों को अभी तक 24 उद्यमियों का चयन करके उनको लाभ दिलाया है, जिसमें अच्छा खासा उनका पहले की अपेक्षा दुगना से और तिगुना आय प्राप्त कर रहे हैं। और अंत में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उन्होंने कहा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना 140 करोड़ देशवासियों का है सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी मस्जिद में त्रिशूल और मूर्ति नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या में उनके दर्शन के लिए बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। पर्यटकों के आने से अयोध्या के व्यवसाय को मिल रहा है लाभ। और नई शिक्षा नीति से बदली है स्कूलों की तस्वीर। खेल खेल में बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। सरकारी स्कूलों में भी बेहतर सुविधा और संसाधन हो रहे हैं उपलब्ध। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।